हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग, जो फाइनेंशियल प्लानर कस्टमर को फाइनेंशियल प्लानिंग दिखाते हैं या फिर जो भी इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स है, लाइफ एडवाइज़र या फिर फाइनेंशियल कंसल्टेंट, कुछ भी वर्ड कह लो, तो ये जो भी सारे प्रोफेशनल्स है जब भी वो फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो तो क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं। और अगर आप कस्टमर हो तो एज अ कस्टमर आपको जब भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करते हो, जब भी लाइफ स्पान में 25 से 30 साल के दरमियान अगर आप कमाना शुरू करते हो, अगर उस दरमियान कोई एक आदमी फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहता है तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करना चाहिए, ये आपको आज इस प्रेजेंटेशन के जरिए आपको पता चलेगा। तो समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग फ्रेंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें आज हम क्या सीखेंगे, हेल्पिंग कस्टमर टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ कस्टमर एंड सेल्फ रियलाइजेशन। जब तक कस्टमर को सेल्फ रियलाइज नहीं होगा कि मुझे सेविंग क्यों करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, या फिर इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका है, या मुझे फाइनेंशियल गोल, मेरी लाइफ में जो भी फाइनेंशियल गोल आने वाले हैं उस फाइनेंशियल गोल का मैं किस तरह से प्लानिंग करूं और उसका इंपॉर्टेंस क्या है, जब ये कस्टमर को खुद रियलाइज हो जाएगा तब जाके वो अपना फाइनेंशियल प्लानिंग बेटर तरीके से कर सकता है। इन्फॉर्मिंग हिम दैट हाउ टू अचीव दिस गोल। पहले तो उसको दिखाना है कि आपके लाइफ स्पान में किस तरह से फाइनेंशियल गोल्स आते हैं, जैसे कि बच्चों का एजुकेशन, बच्चों का मैरिज, अपना खुद का रिटायरमेंट प्लानिंग और भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल। तो ये सारी चीजें आप ये प्रेजेंटेशन के जरिए आप सीख पाओगे, आपको रियलाइज होगा और आपको लगेगा कि नहीं ये एक जरूरी चीज है और ये करनी चाहिए। एजुकेटिंग हिम अबाउट वेरियस फाइनेंशियल प्रोडक्ट। कस्टमर को एजुकेट करना है हर एक फाइनेंशियल, जो भी फाइनेंशियल प्लानर होता है या प्रोफेशनल होता है या कंसल्टेंट जो भी है, जो जिसके साथ आपका मीटिंग हो रहा है, तो उसका ये प्राइम ड्यूटी है कि आपको हर एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में आपकी नीड के हिसाब से कौन सा फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेटर है वो आपको समझाए। और कस्टमर के ज्यादातर ऑब्जेक्शन आते हैं तो फाइनेंशियल कंसल्टेंट उस ऑब्जेक्शन को कैसे ओवररूल कर सकता है, ये सारा हम लोग देखेंगे इसके अंदर। मैं हूं हर्षवर्धन ओझा और मैं हूं एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट। तो मैं एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूं। मैं एलआईसी ऑफ इंडिया में 2007 से एज एन डेवलपमेंट ऑफिसर सीनियर बिजनेस एसोसिएट काम कर रहा हूं। तो हम लोग जब भी मार्केट में घूमते हैं तो हम लोगों को डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट हमारे सामने आते हैं। तो हर एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट का क्या महत्व है और जो भी कस्टमर के फाइनेंशियल गोल हो उसको किस हिसाब से हम लोग मैच कर सके। तो सबसे पहले एज ए मैं एलआईसी एम्प्लॉय हूँ, एलआईसी क्लास 2 एम्प्लॉय, क्लास डेवलपमेंट ऑफिसर। तो मेरा ये रोल बनता है कि आपको एलआईसी के प्रोफाइल के बारे में दिखाया जाए। तो ये हमारा 2021-22 का एलआईसी का प्रोफाइल है। ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि एलआईसी सिर्फ और सिर्फ एक इंश्योरेंस कंपनी है, मतलब एलआईसी का इसके अलावा कोई अस्तित्व नहीं है इंडिया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एलआईसी का इंटरनेशनल ऑपरेशन है 14 कंट्रीज में, और इसकी ब्रांच ऑफिस फिजी, मॉरिशियस, यूनाइटेड किंगडम। इसके अंदर 3 ब्रांच ऑफिस है और ज्वाइंट वेंचर है बहुत सारी कंट्रीज में, जैसे एलआईसी बहरीन, एलआईसी नेपाल, एलआईसी श्रीलंका, केन्या में, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बांग्लादेश में। तो यहाँ पे अपना ज्वाइंट वेंचर है वहां की लोकल इंश्योरेंस कंपनीज के साथ, और बहुत सारे इंटरनेशनल ऑपरेशंस करती है 14 कंट्रीज के अंदर। इसके अलावा एलआईसी की सब्सिडियरी है, जैसे कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड हो गई जो लोन प्रोवाइड करती है कस्टमर को, एलआईसी क्रेडिट कार्ड है, एलआईसी म्यूचुअल फंड है। तो ये सारी सब्सिडियरी कंपनीज भी है। और एलआईसी का जो एलआईसी क्या करती है, एज अ ट्रस्ट काम करती है, और उसका सुपरविजन फाइनेंस मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू होता है, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली एज अ ट्रस्ट काम करती है। लास्ट ईयर अगर एलआईसी का प्रॉफिट देखा जाए तो 53,954 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जिसमें से एलआईसी 5% हर साल गवर्नमेंट को डिविडेंड देती है, क्योंकि 100% गवर्नमेंट ओन कंपनी है। और बाकी का जो भी 95% है, जो भी हमारे एलआईसी के पॉलिसी होल्डर है, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एलआईसी का डेथ क्लेम रेशियो देखो, उसका मैच्योरिटी क्लेम रेशियो देखो, तो हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री है। जो भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री उसके अंदर सबसे हाईएस्ट इसका ही है। करीबन करीबन 35,000 करोड़ का, 35,36,000 करोड़ का इसका लाइफ फंड है। और इसका
मार्केट शेयर देखा जाए तो 66% ऑन द बेसिस ऑफ प्रीमियम और 75% ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिसीज। तो ये अपना LIC का मार्केट शेयर है। तो ये जनरल LIC प्रोफाइल, सब कस्टमर एज अ कस्टमर सबको मालूम है कि LIC ऑफ इंडिया एज ए इंश्योरेंस कंपनी और सबसे बड़ा इंश्योरेंस कंपनी है, लेकिन ये फाइनेंशियल जायंट है इन कंटेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये कस्टमर को जानना भी जरूरत है, एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट आपको भी जानना जरूरी है। अभी हम लोग शुरुआत करते हैं कि जब भी आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है तो वर्ल्ड में जितने भी, वर्ल्ड के अंदर जितने भी सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट है उन सबका ये मानना है कि आपको अगर फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है तो उसका क्या बेसिक तरीका है। तो आप देखोगे कि सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस, प्रोटेक्शन ऑफ इनकम का करना। जब भी कोई इंसान जब अपनी लाइफ में कमाना शुरू करता है और फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करता है, कुछ इन्वेस्टमेंट या सेविंग की शुरुआत करता है, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो उसके लिए प्रोटेक्शन ऑफ इनकम सबसे पहले, जिसके अंदर लाइफ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और इलनेस इंश्योरेंस। क्यों इसका करना सबसे जरूरत, आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका जो इनकम का सेविंग हो रहा है, आप जो हर साल रिपीटेडली या रेगुलरली सेव कर रहे हो, वो कब तक होगा, जब तक आप अलाइव हो। अगर आप अलाइव ही नहीं होगे तो आप इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर पाओगे, तो आपका फाइनेंशियल प्लानिंग सबका सब धरा का धरा रह जाएगा। इसीलिए फ्रेंड्स लाइफ इंश्योरेंस सबसे पहले जरूरी है। सबसे पहले जरूरी है मेडिक्लेम। अगर बहुत सारे आपने देखा होगा, आपके आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको कुछ बड़ी सर्जरी करना हुआ या फिर उनको बहुत बड़ा डिसीज आ गया, तो उनकी 6 महीने की, साल की या पूरी जिंदगी की कमाई, जैसे कि कैंसर है या HIV, जिसके अंदर उनके पूरे लाइफ का कमाई निकल जाता है, फिर भी वो बीमारी ठीक नहीं होता और अल्टीमेटली पार्टी का डेथ हो जाता है। उसके ऊपर जो भी फाइनेंशियल डिपेंडेंट है उन सबको ये भुगतना पड़ता है। तो सबसे पहले जरूरी है प्रोटेक्शन ऑफ इनकम। बहुत बार क्या होता है, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, कई बार आदमी कोई परमानेंट डिसेबल हो गया, उसके 2 हाथ चले गए, 2 पैर चले गया, फिर ड्यू टू एक्सीडेंट वो अंधा हो गया, 3rd डिग्री बर्न हो गया, तो वो कमाने के लायक नहीं रहता है। तो इसीलिए डिसेबिलिटी इंश्योरेंस जनरली हर एक LIC की एंडोमेंट पॉलिसी या फिर पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी जो जनरल इंश्योरेंस से लेते हो, इसके अंदर डिसेबिलिटी इंश्योरेंस का आपका कवर होता है। फिर हेल्थ इंश्योरेंस, बहुत सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी मेडिक्लेम प्रोवाइड करती है। और इलनेस इंश्योरेंस, जैसे बहुत सारी कंपनी कैंसर कवर का प्रोविजन करते हैं, या आपको कोई क्रिटिकल इलनेसिस हो गई जैसे HIV है, या बहुत सारी ऐसी क्रिटिकल बीमारी है, अगर उसके दरमियान अगर आपको कुछ हो गया लाइफ के दरमियान, तो आपका कमाई बंद हो जाता है, या फिर ड्यूरिंग द शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल के अंदर पार्टी का डेथ हो जाता है। तो इसीलिए आपको ये इलनेस इंश्योरेंस कवर भी करना जरूरी है। लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि जब आदमी फिजिकली और मेडिकली फिट होता है तभी उसको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मिल सकती है। अगर एक बार वो डिसेबल हो गया या फिर उसको कुछ डिसीज हो गए, तो हो सकता है कि उनका प्रीमियम एक्स्ट्रा हो जाए या फिर उनको शायद इंश्योरेंस ना भी मिले। तो जब तक आपका लाइफ ठीक है, मतलब आपका मेडिकली और फिजिकली आप फिट हो, तब तक आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रोविजन कर लेना चाहिए। और मेरा तो ये मानना है, जब इंसान कमाई की शुरुआत करता है तो सबसे पहले उसको ये सारी जो प्रोटेक्शन ऑफ इनकम है, मेडिक्लेम पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेना बहुत ही जरूरी है, ताकि आगे जाके उसको मिले, शायद ना भी मिले या फिर एक्स्ट्रा प्रीमियम के साथ उसको लेना पड़े। तो सबसे पहले प्रोटेक्शन ऑफ इनकम आता है। दूसरा स्टेज आता है रेगुलर सेविंग विद प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल। जैसे जैसे अगर आपका एक स्टेज का सेविंग हो गया, तो दूसरे स्टेज पे क्या आता है, रेगुलर सेविंग विद प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल। ऐसी जगह आप सेविंग करो कि जहां पे आपका प्रोटेक्शन, कैपिटल भी प्रोटेक्ट रहे और उसके ऊपर आपका मतलब कमाई भी होती रहे। जैसे कि बैंक FD है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, पोस्ट ऑफिस में जो रिकरिंग स्कीम आते हैं, बैंक के अंदर भी रिकरिंग स्कीम आते हैं, या फिर LIC का एंडोमेंट टाइप ऑफ पॉलिसी है। तो ये सारा आपका सेकंड स्टेज ऑफ सेविंग। जब भी आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो तो पहले आपका प्रोटेक्शन इनकम होना चाहिए, उसके बाद रेगुलर सेविंग होना चाहिए कि जहां पे आपका प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल हो जाए। उसके बाद आता है आपका ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। अगर उसके बाद आपकी इनकम बढ़ रही है, या फिर आप ज्यादा सेविंग कर पा रहे हो, या फिर स्पेंडिंग ऑफ मनी ज्यादा कर पा रहे हो, तो आप थोड़ा रिस्क लेके, जहां पे आपको रिवॉर्ड मतलब रिटर्न भी अच्छा मिल सके, लेकिन आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो,
ताकि अगर आपका कैपिटल थोड़ा बहुत लॉस हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और अगर शॉर्ट टर्म के गोल है उस दरमियान आपको ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो आप प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो या विड्रॉ कर सकते हो। तो उस टाइम पे आपको ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन में कंपनीज के बॉन्ड आते हैं, कंपनीज के स्टॉक्स आते हैं, या फिर अगर आप रिस्क कम ले सकते हो तो म्यूचुअल फंड में जा सकते हो, अगर उससे भी कम रिस्क लेना है तो आप यूलिप पॉलिसी, यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी, जो हर एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए के पास अवेलेबल है। उसके बाद आपका क्या आता है, अगर उससे भी थोड़ा ये भी आपका प्लानिंग हो गया तो फिर आप स्पेकुलेशन में जा सकते हो, कि जहां पे आपको पूरा कैपिटल चला गया तो भी स्पेकुलेशन में क्या होता है कि आपको 20-25% रिटर्न भी मिल सकता हो सकता है आपके पैसे भी डबल हो जाए थोड़े टाइम में, लेकिन वहां पे आपका कैपिटल का लॉस का चांसेस भी बहुत सबसे ज्यादा रहता है। तो स्पेकुलेशन में क्या आता है, जैसे स्टॉक मार्केट के अंदर फ्यूचर्स और ऑप्शंस आते हैं, कॉमोडिटीज का ट्रेडिंग कर सकते हो, कोई कॉमोडिटी क्रूड है, गोल्ड है, ऐसी कॉमोडिटी को आपने ऑनलाइन इन्वेस्ट किया, उसमें आपका पैसे बहुत सारे भी बढ़ सकते हैं या आपका लॉस ऑफ कैपिटल भी हो सकता है। लेकिन स्पेकुलेशन कैसे करना चाहिए, मान लो कि कोई एक आदमी की जेब में 2000 रुपया है, चाहे 100 की 20 नोट है या फिर 500 की 4 नोट है, अगर आदमी कहीं पे जा रहा है और उसके पॉकेट में से 1, 2 या 3 नोट गिर गई, चाहे 100 की या 500 की, तो उसको ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए कि मेरा सारा कमाया हुआ पूंजी चला गया, मतलब सारा कैपिटल मेरा चला गया, ये फॉर एग्जांपल है। तो उस हिसाब से जब आप स्पेकुलेशन की शुरुआत करते हो, अगर आपके पास ये 3 स्टेज के अगर प्लानिंग हो गए हो, उसके बाद आपको ज्यादा कमाई के लिए कहीं जाना है तो आप स्पेकुलेशन के थ्रू, फॉरेक्स के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, या रियल एस्टेट, या फिर फ्यूचर ऑप्शन, कॉल पुट ऑप्शन, जो भी स्पेकुलेशन आते हैं जिसमें आप कैलकुलेटिव रिस्क ले सकते हो थ्रू एडवाइज एक्सपर्ट। लेकिन ये कब कर सकते हो, जब आपका 3 लेवल का एक अगर फाइनेंशियल प्लानिंग हो गया है तो। उसके बाद आता है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपके ये सारे प्लानिंग हो गए हैं तो आपको वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टेट प्लानिंग, सक्सेशन प्लानिंग, वो आपके लॉयर के थ्रू आप कर सकते हो, ताकि खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो आपके जो भी इन्वेस्टमेंट किए हुए, जो भी आपके फाइनेंशियल डिपेंडेंट है लीगल हेयर से, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सको। तो ये था हमारा फाइनेंशियल पिरामिड। तो जब भी कोई आदमी, अगर आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट हो तो आप जब भी कस्टमर के पास जाते हो तो आपको अगर इस तरह से उसको समझाओगे तो उसको लगेगा कि नहीं, ये जेन्युइन, साइंटिफिक और सिस्टमेटिक वे हो फाइनेंशियल प्लानिंग का। तो फाइनेंशियल प्लानिंग आपको कोई साइंटिफिक तरीके से या सिस्टमेटिक वे से करना है तो ये इसका ये एक मेथड है फाइनेंशियल पिरामिड के थ्रू थ्रू डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस। अभी आप ध्यान से देखोगे इस पिक्चर में, तो इसमें हाउस ड्रॉ किया गया है। ये क्यों लिया गया है, जब भी अगर मैं आपको बोलूंगा कि आप एक घर की तस्वीर बनाए कागज पे, तो क्या करोगे, आप पहले छत दौड़ोगे, फिर उसकी दीवारें, और फिर उसका फाउंडेशन दौड़ोगे, और एक ब्यूटीफुल सा हाउस दौड़ोगे। लेकिन सही में जब हम लोग घर बनाते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग उसका फाउंडेशन बनाते हैं, और वो भी 10 फुट जमीन के अंदर, तो उसके ऊपर पूरा घर तैयार होता है। इसी तरह फ्रेंड्स, जब हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, प्रोटेक्शन ऑफ इनकम, मतलब वो आपका फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन मजबूत होगा तो आप बहुत बड़ी इमारत क्रिएट कर सकते हो। उसके ऊपर जिस हिसाब से मैंने आपको स्टेजेस बताए, फिर उसके ऊपर दीवार आती है और उसके ऊपर आपका छत आती है। अगर किसी ने इस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं किया है तो आप दूसरी अगर स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बनाया और उसने डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया, तो हो सकता है कैपिटल लॉस भी हो जाए। तो उसका जो भी हार्ड अर्न मनी था, जो उसका मेहनत से कमाया हुआ पैसा था, वो उसका लॉस हो सकता है, कैपिटल ऑफ लॉस हो सकता है उसका। तो फ्रेंड्स, कभी भी ये आपका जो भी फाइनेंशियल प्लानिंग आपने सही तरीके से नहीं किया तो आपका कमाया हुआ पूंजी भी आपके पास से जा सकता है। इसीलिए जितने भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, इन्होंने ये सुझाया हुआ है कि फाइनेंशियल प्लानिंग का सही तरीका और साइंटिफिक वे है फाइनेंशियल पिरामिड में जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस बताए उसके थ्रू। अभी थंब रूल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। थंब रूल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब, अगर कोई कस्टमर या फिर जब भी कोई अपनी लाइफ में कमाना शुरू करता है तो बेटर वे क्या होता है सेविंग करने का, फाइनेंशियल प्लानिंग। तो आप जो भी कमा रहे हैं उसमें से पहले आप सेविंग करो, और उसमें से 30% कंपलसरी सेविंग होना चाहिए, और जो बचता है फिर आप एक्सपेंसेस अपना कर सकते हो। तो सही तरीका है इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंसिव। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनकम जितना पैसा था एक्सपेंस किया, अगर बचा है तो सेविंग करूंगा। तो आने वाले आपके लाइफ के अंदर जो गोल आने वाले हैं वो आपके सही तरीके से आप
अचीव नहीं कर पाओगे और उस टाइम पे आपको दिक्कत हो सकती है। आगे हम लोग प्रेजेंटेशन में देखेंगे कि किस तरह से करना चाहिए और क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। तो 30% जो भी आपको कंपलसरी सेविंग करनी है, उसमें 30% आप हाउस होल्ड एक्सपेंसिस के लिए रखिए। जितने भी आपके ईएमआई है वो 30% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। मान लो कि कोई कस्टमर 1 लाख रुपया कमा रहा, तो उसमें से 30,000 मतलब 30% उसका जाना चाहिए कंपलसरी सेविंग के अंदर। और उसमें भी दो तरीके से, 20% आप लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए रखिए और 10% आप शॉर्ट टर्म सेविंग के लिए रखिए। तो फ्रेंड्स, कंपलसरी हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में क्या आता है, अपने जो रेगुलर खर्चे होते हैं, गैस बिल, लाइट बिल, आपके न्यूज़पेपर के, मिल्क एक्सपेंसेस, हाउस होल्ड घर के लिए जो हम लोग वाइफ को देते हैं सब्जी रोटी के लिए, तो ये सारे आपके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस आने चाहिए। उसमें 30% मतलब 30,000 उसमें गए। अगर 1 लाख की कमाई है महीने की आपकी, अगर आपका कोई ईएमआई है, हाउसिंग लोन लिया है या कार लिया है या बाइक का लोन लिया है या मोबाइल, कुछ भी आपने ईएमआई पे लिए, तो सारे ईएमआई मिलके आपके 30,000 से ज्यादा कभी नहीं होने चाहिए। तभी आप लॉन्ग टर्म में आपके जो भी गोल अचीव करना चाहते हो या फिर आपका लॉन्ग एक स्टेबिलिटी रहेगा फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर। 10% आपके लाइफस्टाइल के लिए, आपके मोबाइल लैपटॉप एक्सपेंसेस, मूवी के लिए, आप जो आउटडोर वीकेंड के लिए जाते हो या फिर थोड़ी बहुत लग्जरी लाइफ जीने के लिए आप थोड़ी बहुत चीजें लेते हैं, तो 10,000 रुपया हर महीने आप स्पेंड कर सकते हो आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से। अभी मैंने जो दो रास्ते बताए, एक तो 20% आपको लॉन्ग टर्म सेविंग के लिए और 10% शॉर्ट टर्म सेविंग के लिए। तो शॉर्ट टर्म जनरली हम लोग 0 से 14 साल का जो स्पान होता है उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, और 15 साल या उससे ज्यादा के लिए हम लोग जब भी प्लानिंग करते हैं कुछ फाइनेंशियल गोल के लिए, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए। तो शॉर्ट टर्म में क्या क्या आ सकता है आपका, शॉर्ट टर्म में आता है बैंक एफडीज, जो 1 साल 2 साल 5 साल के लिए होता है ज्यादातर। पोस्ट ऑफिस में जो भी रिकरिंग स्कीम है, या फिर 5 साल के डिपॉजिट्स भी आते हैं। म्यूचुअल फंड के लिए, म्यूचुअल फंड आप 0 से 5 साल 10 साल, ज्यादा से ज्यादा 12 14 साल तक आप कर सकते हो। इक्विटीज के अंदर डायरेक्टली शेयर्स के थ्रू या फिर कंपनी डिपॉजिट्स के लिए। तो इसमें रिस्क बहुत ही कम रहता है। और ये आपका शॉर्ट टर्म, जो भी शॉर्ट टर्म गोल मतलब क्या हो सकते हैं उसमें, जैसे आपको नियर टर्म में 2-5 साल में आपको एक गाड़ी लेनी है या छोटा बहुत घर के लिए डाउन पेमेंट का प्रोविजन करना है, तो या फिर आपको कोई फॉरेन टूर के लिए प्लानिंग करना है आने वाले 2 साल में, तो ये आपका शॉर्ट टर्म गोल हो, जिसमें आप सर्टेन नीड नहीं है, तो आप चाहे 2 साल के या 3 साल के बाद या 4 साल के बाद भी ये आपके गोल अचीव कर सकते हो, कि जिसमें सर्टेन और गारंटेड डिमांड नहीं है। शॉर्ट टर्म हमेशा नॉट सर्टेन और फ्लेक्सिबल गोल रहता है, हॉलीडेज, कार, बाइक, मोबाइल, लैपटॉप, इस तरह से। और लॉन्ग टर्म में आपका जैसे 15 साल, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में क्या होता है कि आपको 15 साल का फिक्स टर्म रहता है, 15 साल के बाद आप 5-5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हो। तो उसी हिसाब से एलआईसी का एंडोमेंट पॉलिसी, जनरली शॉर्ट टर्म के लिए एलआईसी पॉलिसी नहीं मिलती है या फिर लेना भी नहीं चाहिए। अगर आपका 10-15-20-25 साल का प्लानिंग है, तो लॉन्ग टर्म जो भी गोल है उसके लिए आपको एलआईसी पॉलिसी का प्रोविजन करना चाहिए। लॉन्ग टर्म गोल आपका सर्टेन गोल है और गारंटेड गोल है, तो वो सर्टेन टाइम के लिए, मतलब सर्टेन टाइम के बाद, जैसे मेरे बच्चे का एजुकेशन है, जब वो 15 साल का होगा तो 10वीं में आ जाएगा, बराबर, 18 साल के बाद वो कॉलेज में आ जाएगा, तो ये उस टाइम पे मुझे जो गारंटेड अमाउंट की जरूरत पड़ रही है, उसके लिए आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करो और उसमें गारंटेड अमाउंट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर मेरे बच्ची की शादी 25 साल के बाद करनी है और मैंने कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट कर दिया, उस टाइम पे मुझे जो पैसा मिलना था वो नहीं मिला। देखेंगे हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट में ऐसा हो सकता है, लेकिन ये है आपका लॉन्ग टर्म प्लानिंग। और उसके लिए जो लॉन्ग टर्म गोल में क्या क्या आता है, एक तो आपका सर्टेन टाइम के बाद गारंटेड अमाउंट जो जो चाहिए, जैसे बच्चों का एजुकेशन, बच्चों का मैरिज, अपने खुद के रिटायरमेंट का प्लानिंग, तो इसका प्लानिंग हमेशा लॉन्ग टर्म सेविंग के थ्रू करना चाहिए। अगर आपका एज ग्रुप है, छोटी एज ग्रुप है, तो इसमें आप प्लस और माइनस कर सकते हो 10%, 20%, 15 या 20%, जैसे मैंने आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन में दिखाया है। अभी सबसे पहले जो हमने पिरामिड देखा था उसमें क्या था, प्रोटेक्शन ऑफ इनकम। इसमें क्यों ऐसा करना चाहिए कि मेरा लॉन्ग टर्म जो भी फाइनेंशियल गोल है, मुझे एलआईसी के थ्रू या पीपीएफ के थ्रू जो भी गारंटेड इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए, उसमें करना चाहिए। क्योंकि एलआईसी में क्या होता है, एलआईसी का कोई भी एंडोमेंट पॉलिसी ले लो, इसके अंदर पहले क्रिएट एंड सेव मटेरियल, आप थोड़ा 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 प्रीमियम भर रहे हो 20 साल के लिए, तो आपका मान लो कि एक ईएमआई चल रहा है या प्रीमियम चल रहा है,
लेकिन आपका एसेट पहले से क्रिएट हो जाता है। मान लो कि मैंने आज 10 लाख की पॉलिसी ली है जिसका मेरे को मैच्योरिटी 20 लाख रुपया मिलेगा, तो 20 लाख मेरे को 20 साल के बाद 21 साल के बाद मिलने वाला है। जो 20 लाख रुपया उसका मेरा प्रीमियम आ रहा है 45 40 से 50,000 रुपया सालाना, तो वो मैं भर रहा हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो भी मुझे वो अमाउंट मिलने वाला है, क्योंकि मैंने पहले से एसेट क्रिएट कर दिया है। और अगर मैं वो भरता जाऊंगा तो भी मैच्योरिटी पे मुझे वो अमाउंट मिलने ही वाला है। तो मैं सेविंग भले अभी से कर रहा हूं, लेकिन मैंने एसेट पहले क्रिएट कर दिया है, तो इसको बोलते हैं क्रिएट एंड सेव मेथड। दूसरा आता है सेव एंड क्रिएट मेथड। तो एलआईसी एंडोमेंट पॉलिसी के अलावा, मतलब जो भी इंश्योरेंस में एंडोमेंट प्लान है उन सब के अंदर आपको पहले क्रिएट एंड सेव होता है, लेकिन दूसरे जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर क्या होता है कि पहले आप सेविंग करते हो। अगर 5 साल तक सेव किया, आपका डेथ हो गया, तो 5 साल में जितना आपका अमाउंट बनता था वो आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। लेकिन एंडोमेंट पॉलिसी में ऐसा नहीं है। आपने जो प्लानिंग किया है सर्टेन टाइम के बाद आपको जो भी गारंटेड अमाउंट मिलने वाला है वो मिलेगा ही। इसीलिए इसको बोलते हैं क्रिएट एंड सेव मेथड। और बाकी जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर आपको सेव एंड क्रिएट होता है। अभी 3 बेसिक और सर्टेन गोल्स है हर एक आदमी के लाइफ स्पान के अंदर। 3 सबसे बेसिक और सर्टेन गोल है, मतलब वो गोल आने ही है, चाहे वो आदमी रहा तो भी वो गोल आने वाले, चाहे वो आदमी नहीं रहा तो भी वो गोल आने वाले। और ये बेसिक नीड है हर आदमी की लाइफ स्पान के अंदर। 0 से लेके 60 साल तक वो जीता है। तो जब उसका फैमिली स्टार्ट होता है, अगर 30 साल का कोई आदमी है, अगर उसका बच्चा आज 0 साल का है मान लो, तो 15 साल के बाद उसका बच्चा 10वीं के अंदर आने ही वाला है। और उस टाइम पे मिनिमम उसको 2 लाख रुपये, ये मिनिमम अमाउंट मैंने पकड़ा है कि 2 लाख रुपया चाहिए ही चाहिए। आज के टाइम के हिसाब से 2 लाख है, हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम पे 3 लाख 4 लाख भी हो सकते। फिर 17-18 साल के बाद वो एचएससी में आएगा, तो उस टाइम पे उसको 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ने ही वाली है। एचएससी से लेके कॉलेज में जब वो एचएससी कंप्लीट करता है तो 5-1 लाख रुपया उसके फादर के पास उसका प्रोविजन होना चाहिए एजुकेशन के लिए। जब वो कॉलेज में आएगा तो 8 लाख रुपया उसके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए लगने वाला है। तो आज के टाइम के हिसाब से मिनिमम 8 लाख रुपया उसको चाहिए ही चाहिए। और 25-27 साल पे जब उसके मैरिज हो गए, तो उस टाइम पे आज के टाइम के हिसाब से मान लो कि किसी के 5 लाख है। ये पार्टी की जो भी लाइफस्टाइल है, तो लाइफस्टाइल के हिसाब से उसको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसका जो भी है उस हिसाब से इसको मिनिमम अमाउंट ये मैंने पकड़ा है। अगर किसी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है तो उसको ज्यादा अमाउंट चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा वीक है तो उसको कम अमाउंट चाहिए, लेकिन ऑन एन एवरेज ये अमाउंट चाहिए ही चाहिए उसको। अगर वो इंसान नहीं रहा, जो भी ब्रेड विनर है फैमिली में कमाने वाला आदमी, अगर वो नहीं रहा तो भी उसको ये अमाउंट चाहिए, और अगर वो रहा तो भी उसको ये अमाउंट चाहिए ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, क्यों ना ये मेरे जो लॉन्ग टर्म के गोल है उसमें इस तरह से मैं क्रिएट एंड सेव मेथड से इन्वेस्ट करूं या सेविंग करूं, ताकि मेरा ये जो फाइनेंशियल गोल है आज से 15 साल के बाद, 17 साल के बाद, 21 साल के बाद, 25 साल के बाद और मेरे रिटायरमेंट पे 60 साल पे मुझे ये पैसे इतने अमाउंट तो कम से कम मेरे को मिलना चाहिए। बराबर है। तो आपके रिटायरमेंट में भी ऐसा है कि आप जो भी रिटायरमेंट के टाइम पे आपको हर मंथ जो अमाउंट चाहिए उसका कुछ प्लानिंग आप गारंटेड वे से करो, ताकि रिटायरमेंट पे गारंटेड उतना पैसा तो कम से कम मिल जाए 60%। बाकी का 40% आप चाहे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, गोल्ड में इन्वेस्ट करो, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करो, ताकि कुछ आगे पीछे हुआ तो भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 60% आपका कंपल्सरी सेविंग है। तो अगर मैं रहूं ना रहूं मुझे ये प्रोविजन करना है। अगर मैं नहीं रहा तो कल के मेरे वाइफ के लिए भी रिटायरमेंट प्रोविजन करना है, और मेरे बच्चों के लिए एजुकेशन और मैरिज का प्रोविजन करना है। तो ये जो सर्टेन गोल्स है अपनी लाइफ में, उसके लिए एलआईसी एंडोमेंट पॉलिसी, यहाँ पे जो भी एलआईसी प्रोफेशनल है उनको मालूम है कि एक कन्यादान करके अपना जो जीवन लक्ष्य प्रोडक्ट है, प्लान का नाम है जीवन लक्ष्य, जिसके थ्रू अगर आपने प्रोविजन किया तो हम रहे तो भी मैच्योरिटी पे वो अमाउंट मिलने वाला है, अगर हम नहीं रहे तो भी वो अमाउंट मिलने वाला है। यहाँ पे मैंने एक दिया है, इन योर एब्सेंस ऑल फ्यूचर प्रीमियम्स वेव। मतलब आज से मैंने 21 साल के बाद अगर मेरे बच्चों के कॉलेज के लिए मैंने प्रोविजन किया है, या फिर 18 साल के बाद मेरे बच्चे की 12वीं के लिए मैंने प्रोविजन किया है, तो खुदा ना खास्ता अगर मेरे साथ कुछ मिस हैपन हुआ तो मेरे जो भी फ्यूचर प्रीमियम है वो वेव हो जाएंगे, वो एलआईसी भरेगा ऑन बिहाफ ऑफ मी। और 18 साल बाद, 21 साल बाद, 25 साल के बाद मुझे जो प्रोविजन में जो अमाउंट चाहिए था वो अमाउंट मेरे को गारंटेड मिलेगा, 100% मिलेगा। उसी टाइम के बाद उतना ही अमाउंट मिलेगा। और
फैमिली को लमसम, अगर कुछ मिसअपन हुआ ब्रेड विनर के साथ, जो भी फैमिली में इनकम अर्नर है, तो उस टाइम पे लमसम अमाउंट फैमिली को मिल जाएगा उसके फाइनेंशियल, उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए। बच्चे को हर साल जो भी उसका समय छोड़े, बीमा का रकम जो है, मान लो कि यहाँ पे हम 25 लाख का 12 लाख का पॉलिसी लिया है, 12 लाख का समय छोड़े, तो 1,20,000 रुपया उसके बच्चे को एज एजुकेशनल पेंशन मिलता रहेगा गारंटेड। और जो भी आपने ये गोल डिसाइड किया है कि 15 17 साल 21 साल के बाद 25 साल के बाद जो पैसा मिलने वाला है वो भी मिलेगा। तो इमीडिएटली फैमिली के सपोर्ट के लिए एक लमसम अमाउंट 25 लाख, हर साल बच्चे को 1,20,000। और जब 15 साल 17 साल 21 साल 25 साल या 60 साल के लिए आपने जो भी प्रोविजन किया, उस टाइम पे आपको एक लमसम जो मिलने वाला था वो गारंटेड मिल जाएगा। तो ये क्रिएट एंड सेव मेथड इसीलिए सबसे बेटर मेथड है। और इसी फाइनेंशियल पिरामिड जो साइंटिफिक और सिस्टमेटिक वे है फाइनेंशियल प्लानिंग का, इसमें दिखाया गया है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग आप इसके थ्रू कीजिए। अभी मैंने यहाँ पे प्रोविजन किया था जीवन लक्ष्य और प्रोडक्ट के लिए, लेकिन वो आपको फाइनेंशियल, आपका जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट है वो आपको आके बता देगा। अभी अपने पास क्या होता है कि जब भी हम लोग, हमारा इनकम स्पान होता है 0 से 25 साल के बाद, 25 साल तक हम लोग डिपेंडेंट होते हैं। मैप ऑफ लाइफ हम लोग आगे देखेंगे। 25-30 साल में हम लोग को कमाना शुरू करते हैं, और उस टाइम पे अगर हमने ये सारा सेविंग नहीं किया तो हमारे पास दो चॉइस होगी। एक तो होगा 10,000 रुपया पर मंथ अभी से मैं सेविंग चालू करूं और ये मेरे सारे गोल है गारंटेड क्रिएट हो जाए मेरे से। या फिर दूसरा रास्ता है कि जब मेरा बच्चा ग्रेजुएशन में आएगा, उसके मैरिज के टाइम पे मैं एक लोन ले लूं, और लोन का अमाउंट अगर मैंने 10-20 लाख का लोन लिया है तो ईएमआई भरते जाना है, और ईएमआई भरते भरते अगर 20 लाख का लोन है तो आप 40 लाख पे करोगे। उस टाइम पे आपको डबल पैसा गंवाना है, या इस टाइम पे आपको आधे पैसे से, और वो भी टुकड़ों टुकड़ों में आप प्रोविजन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल प्लानिंग समझाने का मेरा यही मोटिव था कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्लानिंग को आप डिवाइड करो। जितने भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग गोल है, पहले आप एक सर्टेन और डेफिनेट जो गारंटेड गोल है उसके लिए इस तरह से प्रोविजन करो, और उसके बाद आप अगर पैसे बचते हो तो ऊपर फाइनेंशियल पिरामिड के हिसाब से ऊपर वाले स्टेज में जाओ। यहाँ पे मैंने एक मैप ऑफ लाइफ दिखाई। अगर कोई आदमी बोलता है कि पेंशन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने जो लाइफ ऑफ स्पान आपको दिखाया था कि 0 से 25 साल सपोर्टेड में होते हैं, बच्चे रहते हैं, अपने फादर पे डिपेंडेंट रहते हैं। 25-27 साल में वो कमाना शुरू कर देता है, वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। लेकिन जैसे उसके मैरिज होते हैं वो सपोर्टिव रोल में आ जाता है, मतलब उसके ऊपर फाइनेंशियल डिपेंडेंट बढ़ जाते हैं, उसकी वाइफ, बच्चे, उसके फादर, और उसको जो बच्चों के फाइनेंशियल गोल आने वाले हैं उसके एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए, और खुद के रिटायरमेंट के लिए। तो ये मैप ऑफ लाइफ आपको क्लियर कट पिक्चर दिखा रहा है कि आपने प्रोविजन किया है तो क्या, जैसे मैंने आगे वाली स्लाइड में भी हमने देखा था कि प्रोविजन किया है तो क्या, अगर नहीं किया है तो क्या। तो यहाँ पे देख सकते हैं, किसी ने अगर 60 साल के लिए, मतलब अपने रिटायरमेंट के लिए प्रोविजन नहीं किया है, तो दो चीजें हो सकती है। अगर प्रोविजन किया है तो इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकता है, अपने बच्चों के लिए कंट्रीब्यूट भी कर सकता है, उसका अच्छा खासा रेगुलर इनकम है तो। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद चाहे लमसम पैसा कितना भी हो वो आपका खर्च हो ही जाएगा। आपको प्रोविजन करना है एक रेगुलर इनकम के लिए। तो बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट में अगर आपने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट किया था, आपके अर्निंग स्पान जो 30 से 60 साल का आपका अर्निंग स्पान है उसमें आपने सेविंग या इन्वेस्टमेंट किया था, तो हो सकता है आपको एक लमसम अमाउंट मिल जाए। लेकिन उस टाइम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डाउन हो गया, आगे हम लोग देखेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी उनके डाउन हो सकते, तो इसीलिए वो भी एक रिस्क है। तो अगर आपने रेगुलर प्लान से इनकम का अभी से प्लानिंग किया हुआ है तो उस टाइम पे आपको रिटायरमेंट के बाद हर महीने एक रेगुलर इनकम मिलता रहेगा। स्ट्रगलिंग फॉर लाइफ, अगर आपने रिटायरमेंट बहुत नॉमिनल किया है अपने रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग, या फिर नहीं किया है, तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। उस टाइम पे भी आपको कुछ ना कुछ जॉब करना पड़ेगा। और बहुत सारे, मैंने तो अपनी सोसाइटी के आजू बाजू, या आप भी आपकी सोसाइटी के आजू बाजू देखोगे, कई फ्लैट वाली सोसाइटी में देखोगे तो वॉचमैन के तौर पे ज्यादातर लोग ओल्ड एज वाले ही होते हैं, कि वो वहां पे बैठते हैं, ध्यान रखते हैं, उसका कमाई करते हैं। या फिर ऐसे बहुत सारे जॉब्स हैं, रिक्शा वाले भी बहुत आप देखोगे तो ओल्ड एज वाले रिक्शा वाले भी होते हैं। तो आपके आसपास आप खुद देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी भी पूरी जिंदगी उन्होंने कमाया, और उसके बाद भी जब एक मेंटल और फिजिकल रेस्ट लेना चाहिए आफ्टर सम एज, कई लोग तो काम करने के लायक भी नहीं रहते, और उनको फिर डिपेंडेंट ऑन चिल्ड्रन और डिपेंडेंट ऑन सोसाइटी और चैरिटी बेस्ड जीना पड़ता है। तो आप ही लोग बताएं मुझे
कि कौन सा ऑप्शन बेटर है। यू हैव टू सेव ड्यूरिंग योर अर्निंग स्पैन, मतलब आपको आपके अर्निंग स्पैन जब आप कमाना शुरू करते हो 25 से 30 साल में, और उसके लिए आपको जो सेकंड इनिंग आएगी आपको आफ्टर 60, तो उसके लिए भी सेविंग अभी से करना है, या फिर बात का बाद में देखेंगे, और उस टाइम पे स्ट्रगलिंग फॉर लाइफ करना है, या डिपेंडेंट ऑन चिल्ड्रन या सोसाइटी चैरिटी बेस्ड जीना है। तो ये आपकी चॉइस है, डिपेंडेंट ऑन लाइफ अकॉर्डिंग टू अदर्स। बहुत सारे लोग उस टाइम पे उन लोगों को अब्यूज भी होते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और बच्चों ज्यादातर कहीं और सेट हुए होते हैं, उनका खुद का भी प्रोविजन नहीं होता है, और उस टाइम पे अब्यूज करते रहते हैं फादर मदर को, या फादर को ऐसा लगता है कि मेरा कुछ रिस्पेक्ट नहीं है लाइफ में। तो चॉइस आपकी है, आपने अभी क्या सोचा है उसके हिसाब से आपका सेकंड इनिंग भी आपको भुगतना पड़ेगा। ये वर्ल्ड का इंटरेस्ट रेट है, अगर गौर से देखोगे तो 1 से लेके 17 तक, ये 2020 का मैंने पकड़ा है, क्योंकि कोरोना टाइम में उस टाइम पे मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाया था, तो उसमें मैंने लिया था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वर्ल्ड के बहुत सारी इकोनॉमी के किस तरह से है। तो स्विट्जरलैंड से लेके जापान, यूरोप, नॉर्वे, इसराइल, साउथ कोरिया, हंगरी 17 तक लेस देन 1% है। और ऊपर की 2 कंट्री देखो आप, स्विट्जरलैंड और जापान के अंदर तो आपको माइनस के अंदर इंटरेस्ट रेट है, मतलब अगर आप बैंक में पैसा रख रहे हो तो बैंक आपको चार्ज करेगा वो पैसों को सुरक्षित रखने के लिए, इंटरेस्ट तो दूर की बात है। तो और बहुत सारी कंट्रीज में लेस देन 1% है। फिर 18 से 21 तक देखोगे आप, तो वहां पे 1, 2, 3% तक, 4% तक है। फिर इंडिया का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और फिर बहुत सारी कंट्री में मोर देन 6% भी इंटरेस्ट रेट है। लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप होगी, हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े, 1 साल, 1.5 साल या 2 साल, लेकिन जैसे सिचुएशन वापस नॉर्मल हो जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट लॉन्ग टर्म के लिए डाउन ही आने वाले हैं। करंट में LIC में भी जो सेंट्रल बैंक है, उन्होंने भी RBI ने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए हुए 5.40 4.90% तक बढ़ाए हुए। 8 अगस्त का ये लेटेस्ट फिगर है, मैंने साइड में ये आपको दिखाया है। लेकिन ये आने वाले टाइम में ये कम होने ही वाला है। तो एक तरफ रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है, और दूसरी तरफ आप देखोगे तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। यहाँ पे देखो 1950s में इंडिया के अंदर क्या कंडीशन थी, ज्यादातर लोग 30-40 तक जीते थे। 1970 में 45-50 तक, 1990 में 57-60 के आजू बाजू तक जीते थे। 2010 से देखो तो आप ऑन एन एवरेज 60, 65, 70 साल तक लोग जीते। हो सकता है कि 2030 में ये, हाँ, अगर कुछ वर्स्ट सिचुएशन वर्ल्ड में क्रिएट हुई, कोई वायरल इन्फेक्शन, उसमें तो मास में लोग मरते हैं, चाहे जवान हो या ओल्ड एज है। लेकिन ये ऑन एन एवरेज है, 2030 में लोग 80, 85, 90 साल तक ऑन एन एवरेज जिएंगे। अगर दूसरी कंट्रीज में देखा जाए तो USA के अंदर एवरेज एज 78 है, जापान के अंदर 84 है, मोनाको करके एक कंट्री है जिसके अंदर एवरेज एज 89 तक है। और पूरे ग्लोबली एवरेज एज निकाला जाए हर एक कंट्रीज के हिसाब से, तो ज्यादातर लोग 72 के हिसाब से ये ग्लोबल एज है। तो रिटायरमेंट जो आपका स्पान रहेगा वो मोर देन वर्किंग स्पान भी हो सकता है। 30 से लेके 60 साल आप जो कमा रहे हो, तो 60 से लेके 90 तक आपको स्पेंड करना है, जिसके अंदर आपने अगर प्रोविजन नहीं किया है तो हालत बुरी होने ही वाली है, उसमें 2 राय है नहीं। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्यों बढ़ रही है? एक तो पहले के टाइम पे जो एजुकेशन लेवल था, वो अपना एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है, तो लोग अपना फिजिक मेंटेन कर रहे हैं। मेडिकल एडवांसमेंट हो रहा है। पहले के टाइम पे क्या था, किसी को हार्ट अटैक हुआ तो कोई सुविधा नहीं थी, तो उस टाइम पे डेथ भी ज्यादा होते थे, या फिर कुछ डिसीज हुए मास में भी, तो उस टाइम पे कुछ ऐसे वैक्सीन या फिर ऐसे मेडिकल एडवांसमेंट नहीं था, तो बहुत सारे लोगों की उसमें भी डेथ हो जाती थी। और धीरे धीरे लोगों की इनकम बढ़ रही है, तो उनका लाइफस्टाइल भी इम्प्रूव हो रहा है। तो इस 3 चीजों की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है लाइफ की, वो बढ़ रही है। और एक तरफ हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट डाउन जा रहे हैं और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, तो क्या करें? तो इस सिचुएशंस में हमको एक रेगुलर, एक पैसिव इनकम का प्रोविजन करना बहुत ही जरूरी है। और पिछले 2 साल में हमने देखा कोरोना टाइम में भी कि जिसके पास रेगुलर इनकम का प्रोविजन नहीं था, उनकी सिचुएशन वर्स्ट ही हुई थी, चाहे वो HNI थे, या फिर मिडिल क्लास ग्रुप में थे, या फिर मिडिल अपर मिडिल क्लास के अंदर थे, सबकी सिचुएशन वर्स्ट हुई थी। तो लाइफ के फाइनेंशियल गोल में आपको जो सर्टेन और गारंटेड अमाउंट चाहिए, वो आपको प्रोविजन करना चाहिए।
एक रेगुलर इनकम का भी, और खास करके रिटायरमेंट के लिए भी रेगुलर इनकम का प्रोविजन करना बहुत ही जरूरी है। ये प्रेजेंटेशन के थ्रू जो भी हमारे कस्टमर ये देख रहे हैं या फिर जो भी हमारे फाइनेंशियल कंसल्टेंट देख रहे हैं, इनको होगा कि नहीं, ये आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि ये चीज बहुत ही जरूरी है। अभी ज्यादातर आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में देखोगे, सबको लगता है कि अगर कुछ नहीं हुआ तो ये पैसा मिलता है मैच्योरिटी पे, या फिर अगर मेरे को कुछ हुआ तो ये लमसम पैसा मेरे फैमिली को मिल जाएगा। लेकिन बहुत सारी और भी फैसिलिटीज होती है इंश्योरेंस प्रोडक्ट के अंदर, और अभी तो ये डे बाय डे और इंक्रीज हो रही है। तो आपको मालूम है कि मैच्योरिटी पे आपको जो जो पैसा भर रहे हो 20-21 साल में आपको डबल प्लस पैसा थोड़ा बहुत मिलेगा। फिर लिक्विडिटी, हर 2 साल मतलब जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी है, अभी नए रूल्स के हिसाब से 2020 के बाद आपको 2 साल के बाद आप पॉलिसी सरेंडर करके, या फिर पॉलिसी में 2 साल के बाद लोन एलिजिबल हो जाती है, तो उसके अंदर लिक्विडिटी भी रहती है। टैक्स बेनिफिट ज्यादातर लोग मानते हैं कि मेरे को 1.5 लाख तक आपका टैक्स बेनिफिट मिलता है, लेकिन इसकी मैच्योरिटी भी होती है, वो भी टैक्स फ्री होती है। एटीसी, इनकम टैक्स का जो सेक्शन 80C, उसके हिसाब से आपको 1.5 लाख तक का प्रीमियम, चाहे पीपीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हो, एलआईसी में इन्वेस्ट कर रहे हो, एजुकेशनल पर्पज इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये सारे आपको उसके ऊपर आपका टैक्स सेविंग हो सकता है, और मैच्योरिटी आपकी होती है वो आपकी टैक्स फ्री आएगी। और दूसरा, मैच्योरिटी पे जो भी अमाउंट मिलने वाला है वो आप सेटलमेंट ऑप्शन के थ्रू, एलआईसी की हर एक पॉलिसी के अंदर सेटलमेंट ऑप्शन, जिसमें 5, 10 या 15 साल के लिए आप उसको सेटलमेंट में ले सकते हो, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली ले सकते हो। और एक आता है डिसेबिलिटी कवर्स, हर एक एंडोमेंट पॉलिसी के अंदर एक्सीडेंटल डेथ, अगर एक्सीडेंटल डेथ हुआ तो आपका जो सम एश्योर्ड होता है डबल सम एश्योर्ड मिलता है। और डिसेबिलिटी, इन केस ऑफ अगर कुछ डिसेबिलिटी हुई तो आपको 10 साल तक हर महीना पैसा मिलेगा। मान लो कि आपका 12 लाख का सम एश्योर्ड था, तो 1-1 लाख रुपया आपको हर साल, और वो भी मंथली मिलता है, मतलब 8,000 रुपया समथिंग आपको हर महीने मिलता रहेगा 10 साल तक, और आपका फ्यूचर प्रीमियम भी वेव हो जाएगा। तो इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप देखो कि मेरे को प्री टैक्स कितना रिटर्न मिल रहा है, और पोस्ट टैक्स मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि प्री टैक्स कितना रिटर्न मिल रहा है और पोस्ट टैक्स कितना रिटर्न मिल रहा है, बराबर। तो एक तो हो गया इनकम टैक्स बेनिफिट, मैच्योरिटी आपका टोटल टैक्स फ्री आएगा, और प्री टैक्स अगर आप देखोगे तो आपका रिटर्न बहुत ज्यादा है, जनरली 6 से 7% मिलता है इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर रिटर्न। लेकिन अगर पोस्ट टैक्स देखो तो आपका रिटर्न ज्यादा आएगा, हम लोग आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। दूसरा आता है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर इनबिल्ड होती है, वो भी आपको मिलता है। मैच्योरिटी हो या डेथ क्लेम हो, आप 5, 10 या 15 साल के इंस्टॉलमेंट के अंदर भी ले सकते हो, तो ये सारी। और लिक्विडिटी, 2 साल के बाद आपको अगर पैसों की जरूरत पड़ी शॉर्ट टर्म के लिए, तो आप लोन के लिए भी एलिजिबल हो। तो ये एक जीवन लाभ पॉलिसी है एलआईसी का, इसके थ्रू मैंने आपको दिखाया कि इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर और भी क्या क्या आपको बेनिफिट हो सकती है। इसके अंदर टर्म राइडर भी ऑप्शनल है, क्रिटिकल इलनेस कुछ हुआ तो वो भी आप अवेल कर सकते हो, ये सारी राइडर भी। ज्यादातर किसी को अगर कम समय के लिए प्रीमियम भरना है, 10 साल के लिए या फिर 15 साल के लिए या 16 साल के, भले मैच्योरिटी लेट मिले लेकिन पैसा कम साल के लिए भरना है, तो इसके लिए जीवन लाभ करके और बेहतरीन रिटर्न भी इसके अंदर मिलता है। तो एक पॉलिसी का मैंने एग्जाम्पल लिया था, अभी आप ये देखोगे तो इसके अंदर मैंने हो सकता है कि ये छोटा है आपको ना दिखे, मैं इसको बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। इसमें मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि आपको रिटर्न किस हिसाब से कैलकुलेट करना चाहिए। तो 1 लाख का प्रीमियम का मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, कंट्रोल, हाँ, ये आपको अभी दिखेगा यहाँ पे। ये देखिए, आप एक 30 साल का इंसान है जिसका आप 1 लाख प्रीमियम भर रहा है अगर वो, और उसका 22,30,000 का बीमा बैठ रहा है, मैंने 1 लाख प्रीमियम के हिसाब से देखा है। तो इसमें देखो आप 16 साल अगर कोई 1-1 लाख रुपया भर रहा है, तो 25वें साल पे ये जो जीवन लाभ पॉलिसी थी जिसमें प्रीमियम आपको 16 साल ही भरना है लेकिन मैच्योरिटी 25 साल पे आएगी, तो 58 लाख रुपया मिल रहा है। और इसका मैंने एक्सेल में IRR निकाला तो 7.74% मिल रहा है, बराबर। अभी ज्यादातर लोग रिटर्न कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 7-7.5% रिटर्न आया समझो, लेकिन जो इंसान जिसकी इनकम ज्यादा है और वो इसका इनकम टैक्स हायर इनकम टैक्स स्लैब में अंदर आता है, तो 10% वाला होगा उसका रिटर्न 7.74
उसको ज्यादा टैक्स नहीं आएगा। लेकिन जो 20% है उसका अगर आप पोस्ट टैक्स रिटर्न देखोगे तो 9.29% आ रहा है। अगर उसने कहीं और इन्वेस्ट किया होता और उसको 9% रिटर्न मिल रहा है लेकिन वो 20% स्लैब में है ऑलरेडी, तो उसका रिटर्न 7.74 ही हो जाता, 7.74। लेकिन इसकी मैच्योरिटी टैक्स फ्री आ रही है, जबकि अदर इन्वेस्टमेंट होता टैक्सेबल होता तो इसका 7.74% ही मिलता, लेकिन यहाँ पे 9.29% मिल रहा है। अगर वही इंसान 30% के स्लैब में आ रहा है तो उसको क्या मिल रहा है, 10% से भी ज्यादा उसका रिटर्न हो रहा है। तो अभी भी मैंने इसके अंदर इंश्योरेंस का प्रीमियम तो लिया ही नहीं है, सिंपल रिटर्न ही दिखाया मैंने आपको, ताकि अगर आप 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट करो 25 साल के बाद इतना मिलता है, तो आईआरआर उसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आता है 7.74%। लेकिन जो हायर स्लैब में आता है उसका पोस्ट टैक्स रिटर्न और बढ़ जाता है, और वो भी इंश्योरेंस के साथ। अगर इंश्योरेंस का प्रीमियम में इसमें निकाल दूं तो ये आपका जो रिटर्न है वो और बढ़ जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने लिया था। अभी कॉस्ट ऑफ डिले, जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो तो फाइनेंशियल वेल्दी बनने का, अगर आपको कोई पूछे कि वेल्दी बनने का क्या तरीका है, तो ज़्यादातर लोगों को बोलेंगे कि जहाँ पे रिटर्न अपने को ज़्यादा मिल रहा है वैसी जगह पे इन्वेस्ट करो। लेकिन सही तरीका क्या है कि अगर आपने अर्ली सेविंग चालू किया, जब से आपने कमाना शुरू किया, जब जितना जल्दी हो सके उतना आपने सेविंग जल्दी चालू किया, तो वो आपको एक लमसम क्रिएट करके देगा आफ्टर सर्टेन टाइम। और रेगुलर किया, अगर किसी ने बीच में बंद कर दिया, लेकिन जिसने रेगुलर किया उसका भले वो 5-5 हजार रुपया हर महीने सेविंग कर रहा था लेकिन उसका कॉर्पस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो ज्यादा आईआरआर के चक्कर में लोग अपना कैपिटल भी लॉस कर रहे हैं। लेकिन जो रेगुलर गारंटेड अमाउंट, गारंटेड सेविंग इंस्ट्रूमेंट है, उसके अंदर जिसने सबसे जल्दी चालू किया और सबसे रेगुलर सेविंग कर रहा है उसका एक कॉर्पस बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे एक, अगर मैं आपको पूछूं कि आज से 12-15-20 साल के पहले क्या इंटरेस्ट रेट था, तो लोग बोलेंगे 12%, 14% था। उस टाइम अगर आपने बैंक एफडी किया होता तो जनरली आपको 12% तो मिल ही जाता था। अभी आज के टाइम में क्या है, 6% या 6% से भी कम। तो फ्रेंड्स देखो आप, आज से 15 साल पहले क्या सिनारियो था, आज के टाइम पे अगर आज से 15 साल के बाद का सिनारियो अगर मैं आपको पूछूं तो क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है 4%, 3% या 2%। तो जितना आप कॉल सेविंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए डिले करोगे तो इंटरेस्ट रेट एक साइड कम होने वाले हैं, बराबर। और आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, लॉन्जिविटी, वो आपकी बढ़ रही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है, लॉन्जिविटी बढ़ रही है। इसीलिए अर्निंग स्पान जो आपका होता है उसमें जितना हो सके उतना जल्दी सेविंग करना चाहिए। मान लो कि एक एग्जांपल यहाँ पे है कि आपको पेंशन के लिए प्रोविजन करना है। अगर 30 साल का कोई आदमी है तो उसको 30 साल के लिए टाइम मिलेगा अपने रिटायरमेंट के लिए, तो 60 साल के बाद उसको 40,000 रुपये अगर आप मंथली सेविंग कर रहे हो तो 8% रिटर्न के हिसाब से गारंटेड रिटर्न मिल रहा है। ये एलआईसी का एक प्रोडक्ट है अपना जीवन उमंग करके, कि जिसके अंदर अगर कोई 30 साल का बंदा आज से ही चालू कर रहा है, 30 साल के लिए सेविंग कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है समझो, तो 60 साल के बाद उसको 1 लाख रुपया हर महीने रेगुलर गारंटेड मिलेगा। ये गारंटेड रिटर्न 8% है, जो भी समय छोड़ है आपका उसका 8% गारंटेड रिटर्न मिलेगा आपको 30 साल के बाद। अगर कोई 35 साल का बंदा है 60 साल के बाद उसको हर महीने 1 लाख रुपया चाहिए तो उसको 51,000 आएगा। 40 साल का बंदा है, अगर वो 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर पाएगा, 60 साल रिटायर्ड होगा, उसके बाद हर महीने उसको 1 लाख रुपया चाहिए गारंटेड, टैक्स फ्री और लाइफ टाइम चाहिए, तो उसको 70,000 रुपया डालना पड़ेगा। और 45 साल का बंदा है तो 60 साल के बाद, मतलब 15 साल के बाद जब वो 60 का होगा, हर महीने उसको 1 लाख रुपया चाहिए गारंटेड, टैक्स फ्री और लाइफ टाइम, तो उसको 1 लाख रुपये का सेविंग करना पड़ेगा। कई बंदे ऐसे भी होते हैं कि जिनको रेगुलर के झंझट में नहीं जाना है, आज उनके पास लमसम पड़ा है, चाहे 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख जो भी है, एक टाइम ही सेविंग करेगा। तो अगर उसको 1 लाख रुपया पर महीने चाहिए, तो यहाँ पे मैंने अगर 60 साल के बाद उसको 1 लाख रुपया पर मंथ चाहिए, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट था, ये अपना 2020 के हिसाब से था। तो अगर 48 एज का बंदा है और उसको 12 साल के बाद चाहिए 1 लाख रुपया हर महीने, तो उसको 1.25 करोड़ इन्वेस्ट करना था। आज के टाइम में ये 1.25 करोड़ का 1 करोड़ हो गया है, क्योंकि आफ्टर कोरोना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े है, तो ये अपना एक जीवन शांति और जीवन अक्षय करके एन्युटी प्रोडक्ट है।
जिसमें आप इमीडिएटली एन्युटी भी ले सकते हो। अगर आज मैंने पैसा भरा, हर महीने मेरे को पैसा चाहिए तो भी ले सकते हो। आगे हम लोग देखेंगे, उस स्लाइड में मैंने वो प्रोडक्ट भी दिखाया आपको। और अगर आज मैंने लमसम डाला, मेरे को 5 साल के बाद, 10 साल के बाद या 12 साल के बाद वो पैसों की जरूरत है तो भी आप ले सकते हो। तो जितना आप डिले करोगे इन्वेस्टमेंट सेविंग के लिए, उतना ही आपको कम कॉर्पस मिलेगा, कम रेगुलर इनकम मिलेगा। जितना आप जल्दी करोगे उतना आपको जल्दी मिलेगा। ये जो मैंने आपको बताया कि जीवन उमंग करके अपना जो एक रेगुलर प्रोडक्ट है, उसमें अगर कोई 40 साल का आदमी 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है 3 लाख रुपया, मतलब महीने का 25,000 रुपया, तो उसको लाइफ टाइम गारंटेड 3 लाख रुपया मिलता रहेगा जब तक वो जिएगा। गारंटेड, टैक्स फ्री और लाइफ टाइम, ये 3 चीज बहुत जरूरी है फ्रेंड। आज से 5 साल के बाद क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा उसकी गारंटी बैंक पे नहीं दे सकता। तो ये तो सॉवरेन गारंटी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सॉवरेन गारंटी है। पार्लियामेंट में जो एक्ट बना है सेक्शन 37 के हिसाब से, कल को अगर एलआईसी को कुछ हो गया तो ये जो आपका सम एश्योर्ड है या फिर आपको जो गारंटेड अमाउंट मिलने वाला है, वो अगर एलआईसी नहीं रही तो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लायबल टू पे यू। तो ये इनकम टैक्स मतलब पार्लियामेंट में बना हुआ लॉ है, एलआईसी एक्ट 1956, जिसके अंदर सेक्शन 37 के अंदर ये चीज लिखी गई है लिखित में। और आपके पॉलिसी बॉन्ड के ऊपर भी ये गारंटेड आएगा कि आपको 15 साल के बाद जो भी आपका है जीवन उमंग अगर प्रोडक्ट है 15 साल, 20 साल, 25 साल या 30 साल का, उसके बाद आपको लाइफ टाइम गारंटेड जो भी समेशन उसका 8% मिलता रहेगा। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू आप देखिए, 40 साल का कोई बंदा है, 3 लाख रुपया 15 साल भर रहा है, तो 3 लाख रुपया लाइफ टाइम गारंटेड टैक्स फ्री जब तक वो जिएगा तब तक मिलेगा। अगर 65 पे देखो, अगर किसी ने लमसम अमाउंट उसको ले लिया है, कैश वैल्यू ले लेनी है, तो भी उसको 90 लाख रुपया मिलता है, 91,12,500। अगर वही बंदा 80 साल पे ले रहा है तो उसको मोर देन 2 करोड़ रुपीज मिल रहा है। तो अगर उसको लोन चाहिए तो ये लोन का कॉलम दिखाया हुआ है। और मान लो कि व्हाट इफ यू कांट पे, अगर किसी ने 15 साल का लिया था अगर वो 10 साल ही भर पा रहा है, 3 लाख रुपया मतलब 25,000 महीने का सेविंग 10 साल के लिए, भले उसने 15 साल चूज किया था लेकिन 10 साल पर ही भर रहा है, तो जो भी आपके बेनिफिट थे, आपका नेचुरल रिस्क कवर, आपका एक्सीडेंटल रिस्क कवर, वो आपका प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगा। आपको जो भी लाइफ टाइम गारंटेड टैक्स फ्री अमाउंट मिलने वाला था 15 साल के बाद या 20 साल के बाद, यहाँ पे जो एग्जाम्पल उसमें 15 साल है, तो वो आपको 3 लाख की जगह पे 2-2 लाख रुपया मिलेगा। तो मतलब ये पेड अप ऑप्शन है। जो बोल रहे थे ना इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर, मैंने हम लोगों ने देखा, तो ये भी एक एडेड एडवांटेज है कि पहले की जो पॉलिसी आ रही थी उसके अंदर आपको अगर इन बिटवीन आपने पॉलिसी लैप्स कर दिया तो आपके बेनिफिट भी सारे नल एंड वाइड हो जाते थे, या आपको बहुत मामूली अमाउंट मिल रहा। लेकिन इसके अंदर अगर आपने भले 15 साल का पॉलिसी लिया था, अगर 10 साल भरे तो भी आपका नेचुरल और एक्सीडेंटल रिस्क प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगा, और जो आपको 3-3 लाख मिलने वाले थे उसकी जगह पे 2-2 लाख मिलेंगे। तो यही मैंने दिखाया कि अगर आपने 7 साल, 9 साल, 11 साल, 13 साल तक भरे हैं तो उसमें आपको क्या क्या चीज मिलेगी। तो फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट है। फ्लेक्सिबल किस हिसाब से कि आपका एक बार पेंशन शुरू हो जाए और आपने 10 साल, 15 साल पेंशन लिया, उसके बाद आपको कैश वैल्यू ले लेनी है तो भी आप ले सकते हैं, ये पहला एडवांटेज। और दूसरा, अगर आप 15 साल तक नहीं भर पाए, 10 साल भरा या 7 साल भरा या 9 साल भरा या फिर 12 साल भरा, जो भी है, तो आपके जो भी बेनिफिट थे, आपको जो रेगुलर गारंटेड इनकम मिलने वो भी प्रोपोर्शनेटली आपको उस हिसाब से कम मिलेगी। आपका नेचुरल डेथ हो गया तो भी नेचुरल प्रोपोर्शनेटली कम मिलेगा, एक्सीडेंटल डेथ का भी प्रोपोर्शनेटली कम मिलेगा। तो इस हिसाब से आपको एकदम फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट है ये। और ये मैंने जिस हिसाब से बोला था कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आपको रेगुलर इनकम का होना, एक पैसिव इनकम का होना बहुत ही जरूरी है। तो उसके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है आज के टाइम के हिसाब से। जो हमने देखा था, अगर किसी को लमसम डाल देना है तो एक जीवन अक्षय करके 857 प्रोडक्ट नंबर, जिसमें आपने ये एग्जांपल दिखाया कि किसी ने 1 करोड़ डाला, अगर 30 साल का आदमी है तो उसको 6 लाख रुपया अगले साल से ही चालू हो जाएगा, 6,02,500 रुपया गारंटेड ये आपको चालू हो जाएगा। उसी हिसाब से 50 लाख 10 लाख का एग्जाम्पल दिया है कि अगर किसी ने 10 लाख डाला और 50 साल का एज है उसका, तो एज के हिसाब से उसको 60,450 रुपया, अगर 60 साल का है तो 61,250 रुपया, मतलब ऑन एन एवरेज 6% या उससे ज्यादा आपको मिल रहा है लाइफ टाइम और गारंटेड मिलेगा। और किसी को एज ऑन डेट नहीं चाहिए, 1 साल के बाद, 3 साल के बाद, मतलब ये डिफर्ड एन्युटी प्रोडक्ट है। आगे वाला इमीडिएट एन्युटी तुरंत चालू हो जाता है,
ये जो इमीडिएट एन्युटी है इसमें आप हर मंथ या फिर 3-3 महीने में, 6-6 महीने में, या हर 12 महीने के बाद, 1 साल के बाद आपको पेंशन आता रहेगा गारंटेड लाइफ टाइम। और जब भी डेथ होगा तो भरा हुआ आपने जो पैसा है वो आपको वापस मिल जाएगा। जीवन साथी में सेम कॉन्सेप्ट है लेकिन डिफर्ड एन्युटी प्रोडक्ट है। मतलब आज मैंने लमसम डाला है, यहाँ पे जो एग्जांपल ये है 10 लाख का। अगर मैंने 10 लाख आज लमसम भरा है और मैं 5 साल के बाद ले रहा हूँ और मेरा एज है मान लो कि 45 साल, तो मेरे को 79,100 रुपीज, मतलब ऑलमोस्ट 80,000 रुपये मेरे को हर साल मिलता रहेगा छठे साल से लेके जब तक मैं जीऊंगा। और जब मेरा डेथ होगा तो हमने जो भी पैसा भरा है उसका 105%, मतलब 10 लाख भरा है तो 10,50,000 रुपये मेरे नॉमिनी को वापस मिल जाएंगे। तो इमीडिएट एन्युटी, जीवन अक्षय और डिफर्ड एन्युटी, जीवन शांति, इस तरह के भी प्रोडक्ट होते हैं मार्केट के अंदर। तो इसीलिए मैंने, अगर आप कस्टमर हो तो आपको पता चले कि इस टाइप के भी प्रोडक्ट होते हैं कि जिसके अंदर में लाइफ लॉन्ग एक रेगुलर इनकम का प्रोविजन कर सकते हो। तो जीवन उमंग, जीवन अक्षय, जीवन शांति, ये प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। और आपको रिटर्न कैसे कैलकुलेट करना है तो वो होता है अपना, जो मैंने एक्सेल शीट आपको दिखाई थी कि प्री टैक्स रिटर्न कितना मिल रहा है मेरे को, पोस्ट टैक्स रिटर्न कितना मिल रहा है। ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट हो तो आप कस्टमर को दिखाओगे तो उसको भी रियलाइज होगा और वो अपने जो भी लॉन्ग टर्म गोल है उसके लिए क्यों एंडोमेंट पॉलिसी बेटर है या फिर गारंटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो भी उसको रियलाइज होगा और आपको बिजनेस दे सकते हैं। लेकिन एज अ प्रोफेशनल फाइनेंशियल कंसल्टेंट ये आपकी प्राइम ड्यूटी है कि उनको क्या क्या फाइनेंशियल गोल उनकी लाइफ में आने वाले हैं उसके लिए सर्टेन, और जो गारंटेड गोल है उसके लिए किस हिसाब से प्रोविजन करना चाहिए। अगर वो प्रोविजन हो गया है तो शॉर्ट टर्म या फिर जो नॉट सर्टेन और फ्लेक्सिबल गोल है इसके लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए। यही मेरा पर्पज है आज के ये प्रेजेंटेशन का, और वही आपको एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट आपको कस्टमर को एक्सप्लेन करना है। अभी यहाँ अपना जो भी मतलब फाइनेंशियल प्रेजेंटेशन था वो खत्म हो रहा है। लेकिन मान लो कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द रिक्वायरमेंट, कोई कस्टमर बोलता है कि मेरे को तो इंश्योरेंस की जरूरत ही नहीं है, तो उसको आप कैसे कन्विंस कर पाओगे। तो ये एक मैंने दिखाया आपको वर्किंग कैपिटल करके, कस्टमर का अगर मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, ये हमने एक कस्टमर के लिए बनाया था अपर मिडिल क्लास में देख लो या फिर HNI क्लास में, कि उसको हर महीने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए 25,000 रुपया चाहिए था। तो मिनिमम उसको उसका जो भी हाउस होल्ड एक्सपेंस हर महीने उसके घर में जो भी पैसा चाहिए उसका 200 टाइम मिनिमम इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। मतलब 25,000 उसको हर महीने हाउस होल्ड एक्सपेंस चाहिए था तो उसका 200 गुना के हिसाब से 50 लाख रुपया आपको आज देने हैं। फिर उसके चाइल्ड एजुकेशन, उसके एजुकेशन के लिए 25 लाख, उसके मैरिज के लिए 25 लाख, अगर एक बच्चा है 2 बच्चा है और पार्टी की जो भी नीड है उसके हिसाब से आप उसको कैलकुलेट करके दे सकते हो। लेकिन ये HNI कस्टमर था तो उसको 25 लाख उसके एजुकेशन के लिए चाहिए था, 25 लाख उसके बच्चे के मैरिज के लिए चाहिए था, और उसके खुद के पेंशन के लिए उसको 1 करोड़ का प्रोविजन चाहिए था। तो ये तीनों मिला के उसके जो लाइफ के अंदर जो भी गोल आने वाले हैं, बच्चों के एजुकेशन का, मैरिज, ये सर्टेन और गारंटेड गोल, तो उसके लिए 1.5 करोड़ की जरूरत पड़ रही थी। ये उसका एग्जाम्पल है। अगर आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम है तो आप उस हिसाब से प्रोविजन कीजिए, अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इससे भी ज्यादा है तो उस हिसाब से आपका जो भी फाइनेंशियल कंसल्टेंट आपको प्रोविजन दिखा देगा। फिर उसके अंदर क्या और आ सकता है कि ओकेजनली एक्सपेंसेस और अनफॉरेसिन एक्सपेंसेस, इमीडिएटली कहीं पे जरूरत पड़ गई पैसों के लिए, कोई सोशल फंक्शंस के लिए या फिर कुछ इमीडिएट रिक्वायरमेंट के लिए, डिसीज के लिए या फिर मेडिकल इमरजेंसीज के लिए, तो उसको 25 लाख का प्रोविजन रखना था अपने लिए। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज एंड लोन, उसके टाइम पे उसके पास हाउसिंग लोन था 50 लाख का, एक कार लोन था 10 लाख का और एक पर्सनल उसका लोन चल रहा था 5 लाख का। तो ये उसकी लायबिलिटीज थी। तो इसके लिए 65 लाख रुपया उसको पे करना था। अगर आज के टाइम पे अगर उसको कुछ हो गया तो ये लोन उसकी लायबिलिटी थी, मतलब उसके डिपेंडेंट पे आती, तो उसका भी था। तो टोटल 2,90,00,000 रुपए का रिक्वायरमेंट उसका था। तो उस हिसाब से टोटल 2,90,00,000 उसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर रिक्वायरमेंट था। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यूज फॉर ऑल दिस रिक्वायरमेंट, क्योंकि अगर आदमी को आज के टाइम पे कुछ हो गया तो उसको फ्यूचर में इतना इनकम तो कम से कम मिलना चाहिए ताकि उसके फाइनेंशियल डिपेंडेंट,
उसके ऊपर जो भी फाइनेंशियली डिपेंडेंट थे उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम ना हो और उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो मेंटेन हो सके। तो ज्यादातर लोग बोलते हैं कि मेरे पास पर्याप्त इंश्योरेंस है। उस हिसाब से आपके वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल कितने, रिजर्व कैपिटल और बोरोड कैपिटल, ये जो आपका होता है, अगर आपको निकालना है ह्यूमन लाइफ वैल्यू या कैपिटल एनालिसिस, से बहुत बड़े बड़े टर्म है, लेकिन जब प्रैक्टिकली फील्ड में हम कस्टमर के साथ बैठते हैं तो उसको हम बता सकते हैं कि सर हर महीने आपको कितना हाउस होल्ड एक्सपेंसेस चाहिए, आपके बच्चों के लिए क्या, एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए और अपने खुद के रिटायरमेंट के लिए कितना पेंशन का प्रोविजन करना चाहिए और कितना आप करना चाहते हो, वो दोनों चीज हम लोग दिखाते हैं। और उसके बाद कुछ अनफॉरेसिन एक्सपेंसेस आ गए या फिर उसका कुछ लायबिलिटी चल रहा है, तो ये सबको मिला के हम लोग उसी टाइम पे कस्टमर को बोल सकते हो कि इतना तो सर आपका रिक्वायरमेंट है। कस्टमर हमको बोलता है हमारे पास पर्याप्त इंश्योरेंस, अभी उसका भी हमने इंश्योरेंस देखा तो उसके पास था 35 लाख, 50 लाख का, 35 से 50 लाख का डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज थे, तो सब मिला के उसका ऑलमोस्ट 50 लाख का हो रहा था, फिर भी उसको 2.5 करोड़ चाहिए था, तो 2 करोड़ का और रिक्वायरमेंट था, तो हम लोगों ने उसको 2 करोड़ का और प्लानिंग करके दिया। तो ये होता है जब कस्टमर अपनी नीड रियलाइज नहीं कर रहा हो और उसके लिए बहाने बनाता है कि मेरे पास फुल इंश्योरेंस, तो उसको हम लोग इस तरह से कन्विंस कर सकते हैं। कस्टमर बोलता है कि मेरे पास प्रीमियम भरने के लिए पैसे नहीं है, तो फिर हमें उनको समझाना पड़ता है एज अ फाइनेंशियल या प्रोफेशनल फाइनेंशियल कंसल्टेंट के तौर पे या फिर प्रोफेशनल इंश्योरेंस के तौर पे। और कस्टमर को भी रियलाइज होना चाहिए। किस तरह से समझाना है कि देखिए सर, आप अपने बच्चों के अच्छे एजुकेशन के लिए फीस भर रहे हो, कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर अच्छी स्कूल में आप भेजते हो, अच्छी सी फीस भर रहे हो। कहीं पे मान लो कि आपको कुछ हॉस्पिटलाइज हो गया या कुछ डिसीज हो गया, तो उसके लिए आपको चार्जेस भरने पड़ते हैं। आप जो जहाँ पे रहते हो आपके लोकल एनवायरमेंट के हिसाब से आपको डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस लगते हैं, इलेक्ट्रिसिटीज के लिए या प्रॉपर्टीज टैक्सेस या बहुत सारे ऐसे टैक्सेस लगते हैं। तो गवर्नमेंट को आप टैक्सेस पे कर रहे हो, एक अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिल रहा है उस एरिया के अंदर, आप कहीं अच्छे से मकान में रह रहे हो, तो उसके लिए आपको एक अच्छा मकान आपकी फैमिली को मिले, आपको मिले, उसके लिए रेंट पेड कर रहे हो। तो सर जी, ये जो भी आप प्रोविजन कर रहे हो अपने बेटरमेंट के लिए, अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, किस लिए कर रहे हो, अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले, आपके एम्बियंस अच्छा मिले, आपकी फैमिली को अच्छा गुलफिड हो। तो ये जो भी सारी समस्या है, इसका अगर आपको प्रोविजन करना है, खुदा ना खास्ता कुछ हो गया, जैसे हमने आगे वाली स्लाइड में देखा कि आपको कितना प्रोविजन करना चाहिए, तो इसके लिए प्रॉब्लम है, प्रीमियम भरना है आपको एलआईसी पॉलिसीज के लिए। तो इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम या सॉल्यूशन ये सारे प्रॉब्लम के लिए सर, वो एक प्रॉब्लम नहीं है कि आप प्रीमियम नहीं भर पा रहे हैं। पैसे तो आज भी नहीं बचे भी अगर आपने नहीं बचाए, लेकिन अगर आपने ये सारा प्रोविजन किया हुआ है तो एक मेंटल आपको शांति मिलेगी कि भैया अगर मेरे को कुछ होता है आज के टाइम पे, तो भी मेरी फैमिली का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो एज इट इज मेंटेन रहेगा। फिर कस्टमर बोल, कई बार ऐसे भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कि मैंने तो इक्विटीज के अंदर किया है और इक्विटीज के अंदर तो मेरे को बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सर जी, जो हमने फाइनेंशियल पिरामिड आपको समझाया उस हिसाब से आप करिए, म्यूचुअल फंड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करिए, लेकिन पहले आपके ये 3 स्टेजेस या फिर जो नीचे के 2 स्टेजेस है उसका अच्छे से अपने प्लानिंग किया हुआ है, तो फिर आप या फिर आपके शॉर्ट टर्म गोल के लिए 10% डालिए, लेकिन 20% तो उनको लॉन्ग टर्म गोल के लिए पैसा डालना ही डालना। और क्या होता है कि जब कोई म्यूचुअल फंड या ऐसा रिसीव करवाता है, तो उस टाइम पे मान लो कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, 10,000 हर महीने डाल रहा है बंदा इक्विटी के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर, उसका एनुअल कंट्रीब्यूशन होगा 1,20,000। 30 साल के लिए उसने प्रोविजन किया है कि 60 साल का मैं होगा तो मेरे को 3 करोड़ 4 करोड़ रुपया मिलेगा, बराबर। आपने देखा होगा कि जब पहले म्यूचुअल फंड के एडवाइजर आते थे, आज से 10 साल 15 साल के पहले, तो वो बोलते कि सर 25 से 30% गारंटेड आपको इसके अंदर मिलेगा ही मिलेगा मिनिमम, लोगों को 40% भी मिलता है। आज के टाइम पे देखो आप, वो लोग आ गए हैं 12% के ऊपर। 12%, अगर ज्यादा से ज्यादा 15%, कम हुआ तो 8 से 9%, 10% मिल सकता है अगर मार्केट सिचुएशन वर्स्ट रही या फिर ग्लोबल फैक्टर जो भी है काम नहीं किया तो भी आपको मिनिमम इतना तो मिलना है 30 साल के अंदर। 30 साल का होराइजन होता है लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट के, लेकिन उसमें होता क्या है, अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे आपको ये सारा डेटा मिल जाएगा। मेंटेलिटी, 3 तरह की मेंटेलिटी होती है हर एक आदमी के अंदर। एक तो होता है मार्केट जब अप होता है तो उसको बोलता है 10%, 15%, 20% बढ़ गया, अभी तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए, कल को अगर वापिस से नीचे आ गया तो
और जब मार्केट नीचे होता है तो उनको लगता है साला 5% मार्केट टूट गया, 10% टूट गया, अभी मेरा पैसा कैपिटल चला जाएगा, तो उसलिए लॉस बुक करने के लिए स्टॉप लॉस के जरिए वो लोग पैसा निकाल लेते हैं। और तीसरी चीज होती है वेरियस टेम्पटिंग एडवर्टाइजमेंट। अभी वेरियस टेम्पटिंग एडवर्टाइजमेंट मतलब क्या? अगर आपने देखा कि मेरा म्यूचुअल फंड में या फिर स्टॉक के अंदर पैसा बन रहा है, मैंने 5-7 लाख लगाए थे और आज के टाइम में 10-12 लाख हो गए, 15 लाख हो गए, तो जब टीवी पे एडवर्टाइज देखता है कि अच्छी सी कार है, फीचर्स अच्छे हैं, उसको लगता है कि मेरा जो कार है अभी मेंटेनेंस भी बहुत हो रहा है तो एक नया कार ले लो। अचानक से उसको ऐसा लगने लगता है कि घर में ये सारे रिनोवेशन करने जैसे है और एक अच्छा सा घर बना दूं। अच्छा, कहीं अगर एक टूर पैकेज अच्छा मिल गया, जो पहले 1.5-2 लाख में यूरोप टूर हो रहा था, अगर उसको 1 लाख 1.25 लाख के अंदर मिल गया तो उसको लगता है चलो टूर जाए। तो ये डिफरेंट जो टेम्पटिंग एडवर्टाइजमेंट होते हैं, और उसने जो लॉन्ग टर्म का जो प्लानिंग किया रहता है कि 30 साल के बाद मेरे को 3 करोड़ मिलेगा रिटायरमेंट पे, तो उसमें से वो विड्रॉ कर लेता है। और ऑन एन एवरेज देखो आप, कोई भी सिप का अगर आप देखोगे तो 95 से ज्यादा परसेंटेज में वो आपका 3 साल या 5 साल के अंदर वो सिप बंद हो जाता है या उसमें से पैसा विड्रॉ हो जाता है। ये मैं नहीं बोल रहा, आप गूगल में खुद जाके भी दे सकते हो। अगर मान लो यहाँ पे किसी कस्टमर ने 5 लाख रुपया विड्रॉ कर लिया 5 साल के बाद, और उसका ये टाइम फ्रेम फिक्स था कि 30 साल के बाद मेरे को 3 करोड़ रुपया चाहिए, उसको लगेगा कि 3 करोड़ की जगह पे 290 या 2 मिल जाए, लेकिन यहाँ पे आप देखो तो 2 करोड़ 40 लाख रुपया हो जाता है। अगर उसने 5वें साल में 5 लाख निकाल दिया, तो जो CAGR के हिसाब से जो ग्रो होना चाहिए था, यहाँ पे भले 12% पकड़ा है, अगर 15% होगा तो और कम हो जाएगा, 10% होगा तो थोड़ा कम हो। लेकिन कहने का मतलब ये है कि 5 साल के बाद या 2 साल के बाद या 7 साल के बाद जब भी आप कैपिटल विड्रॉ करते हो, और आपने जो फाइनेंशियल गोल डिसाइड किया था कि मेरे को 2 करोड़ 3 करोड़ मिलेगा, उसकी जगह पे यहाँ पे ये एग्जांपल के थ्रू आप देख सकते हो कि 2 करोड़ 40 लाख ही मिलेगा। अभी मैं ये नहीं बोल रहा कि म्यूचुअल फंड गलत चीज है। बहुत सारे मैं LIC में हूँ और हमारी ब्रांचेस में बहुत सारे ऐसे एजेंट होते हैं जो खुद म्यूचुअल फंड एडवाइजर होते हैं, और मेरे खुद का भी SIP चल रहा है, ऐसा नहीं। लेकिन मैंने जो बताया कि 10% इनकम आपका शॉर्ट टर्म गोल के लिए 10-15 साल के, और जो फ्लेक्सिबल और नॉट सर्टेन गोल है उसके लिए म्यूचुअल फंड के लिए आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। हर एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अपनी जगह पे कुछ अहमियत रखता है, चाहे आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर हो, चाहे पोस्ट रिकरिंग स्कीम हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, हर एक इंस्ट्रूमेंट अपने जगह पे उसका एक वजूद होता है, और आप किस हिसाब से आपका पर्पस क्या है, टाइम फ्रेम कितना है। लेकिन जो थंब रूल है फाइनेंशियल प्लानिंग के, उसके हिसाब से अगर आप चलते हो तो आपके लाइफ में जो भी फाइनेंशियल गोल है आप इजीली अचीव कर पाओगे। अभी एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिखाया है कि व्हाट हैपन इफ मार्केट क्राइसिस। हर एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का एक साइकिल होता है, चाहे वो प्रॉपर्टी के लिए, गोल्ड के लिए हो, या फिर म्यूचुअल फंड इक्विटी के लिए हो। तो मान लो कि ये जो ब्लू कलर का कॉलम है, एक येलो कलर का कॉलम है, ब्लू कलर के कॉलम में उसी एग्जांपल 10,000 का कोई अगर सिप कर रहा है और 6 टाइम मार्केट क्रैश हो रहा है, ये 30 साल के अंदर अगर 6 बार भी मार्केट क्रैश हुआ, और ऐसा नहीं कि मैंने इसमें रिटर्न कम लिया है, 15%, 20%, 25% तक का भी रिटर्न लिया है, और मार्केट क्रैश होता है 6 बार, तो भी ऑन एन एवरेज उसको 8%, 8.06% उसको 30 साल के बाद रिटर्न मिलेगा। आप एक्सेल सीट में देख लीजिए कैलकुलेट करके, या फिर कोई भी प्रोफेशनल है जिसके पास आप कैलकुलेट करके देख लीजिए कि अगर ऑन एन एवरेज 6 टाइम इस हिसाब से मार्केट क्रैश हुआ तो 8% उसको यील्ड मिलता है, IRR। जो हमने देखा था जीवन लाभ प्लान में IRR कैसे निकालते हैं, और उसका प्री टैक्स रिटर्न क्या आता है, पोस्ट टैक्स। 8% में भी अभी उसको अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, वो अभी बात नहीं हुआ है, तो मतलब ये प्री टैक्स है, पोस्ट टैक्स तो और कम हो जाएगा। और अगर 6 की जगह पे 7 बार भी मार्केट क्रैश हुआ तो उसका क्या रिजल्ट आता है, 7.05% हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही जरूरी है कि मैं कौन से टैक्स ब्रैकेट में आता हूँ, प्री टैक्स रिटर्न क्या है, पोस्ट टैक्स रिटर्न क्या है, म्यूचुअल फंड सिप के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो अलग अलग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है। कंपनी FD में आप करो तो हो सकता है आपको 10% भी रिटर्न मिले कंपनी FD में, लेकिन उसमें भी रेटिंग आती है, AA+, AAA+, ऐसे रेटिंग आती है, तो उसमें कैपिटल का लॉस या फिर आपके कैपिटल लॉस हो सके, क्योंकि उसमें कुछ गारंटी नहीं रहती। हाँ, रेटिंग के हिसाब से सेफ्टी का पता चल रहा है आपको, लेकिन अगर कल को अभी स्टॉक से भी जो आपका, मैं चलो ये टॉपिक लेता हूँ मैं बाद में, ये आपने म्यूचुअल फंड का देख लिया, बराबर है। तो
इसमें भी प्री टैक्स और पोस्ट टैक्स रिटर्न आते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग, अभी फ्रेंड हम लोग जो कैपिटल प्रोटेक्शन की बात कर रहे थे, तो इसके अंदर कैपिटल प्रोटेक्शन के अंदर क्या होता है कि मान लो कि कोई एक स्क्रिप्ट है, कंपनी का स्टॉक है, टाटा का या रिलायंस का या एल&टी या कुछ भी है, लार्ज कैप है या स्मॉल कैप है मिड कैप है, तो उसका रेगुलेटर कौन होता है? सेबी। लेकिन कल को अगर वो कंपनी करप्ट हो गई तो जो आपने शेयर में पैसे लगाए थे, हो सकता है उसका पैसा बहुत कम हो जाए या फिर वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाए, और जैसे यस बैंक का हुआ था, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। तो उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज नॉट पेएबल टू लायबल टू पे यू, बराबर है। उसी हिसाब से अगर आपने कोऑपरेटिव बैंक के अंदर एफडीज किया है या फिर नेशनलाइज बैंक के अंदर किया है, तो 5 लाख तक का आपका जो एफडी अमाउंट है हर एक अकाउंट वाइज, वो आपका सेफ है। किसी का 10 लाख 15 लाख, अगर कल को बैंक करप्ट हो गया या फिर बैंक बंद हो गया, तो लंबे समय तक आपको पैसे नहीं भी मिल सकते हैं या फिर 5 लाख ही मिल सकते हैं, उससे ज्यादा का कोई गारंटी नहीं। लेकिन यहाँ पे LIC एंडोमेंट पॉलिसी में क्या है, आपका वो गारंटी भी रहता है, जो भी समेशन हो, जितने टाइम का आपका बोनस जमा हुआ है, अगर LIC को कुछ हुआ, हालांकि ऐसा चांसेस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब जब गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है, इंडिया इकोनॉमी में कुछ क्राइसिस आते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया LIC के पास से पैसा लेती है, क्योंकि LIC के पास रेगुलर इनकम का फ्लो हमेशा कंटिन्यू रहता है। और LIC भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के अंदर पैसा लगाती है। LIC का इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट के अंदर भी है, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, लॉन्ग टर्म जो पंचवर्षीय योजना होती है उसके अंदर, ड्रेनेजीज, डैम, रोड्स, रेलवेज, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में LIC नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर एनसीडीज के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट करती है, और लॉन्ग टर्म के लिए भी सेविंग रहता है उसका, और अदर उसके एसेट भी रेंट पे दिए हुए, तो इंटरेस्ट इनकम भी होती है। तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के थ्रू LIC चल रही है, तो मतलब LIC को ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमने LIC का प्रोफाइल शुरुआत में भी देखा था कि 15 अदर कंट्रीज में और अदर ब्रांचेस भी उसकी बहुत सारी कंट्रीज में, LIC की सब्सिडियरी कंपनी से LIC हाउसिंग फाइनेंस, LIC म्यूचुअल फंड, LIC क्रेडिट कार्ड, तो बहुत सारे वेज एंड मीन्स के थ्रू LIC का इनकम होता है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, जो ये पर्पस था हमारा, पर्पस क्या था कि भी हम लोग बिलीव करते कस्टमर के रिलेशनशिप बिल्डअप में, जितना अच्छा एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट का रिलेशनशिप बिल्डअप अच्छा होगा, या जितने प्रोफेशनल वे में वो कस्टमर के साथ रिलेशन बनाएगा, उसको समझाएगा हर एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट का नॉलेज। देखो, मिलना नहीं मिलना पॉलिसी वो अलग बात है, लेकिन हमारा जो रोल है कस्टमर को समझाना, फिर कस्टमर जिस हिसाब से तय करेगा उसी हिसाब से हमको इन्वेस्टमेंट करना है। हमारा काम है कस्टमर को एजुकेट करना, हमारा जो भी प्रोस्पेक्ट है उसको एजुकेट करना, उसके साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करना। We have a vision that we explain customer in a well and professional and scientific way. So if not today, he will come us to tomorrow. तो as a financial consultant, as a professional advisor, ये हमारा ड्यूटी है कि हमको जो जैसा है वैसा कस्टमर के सामने प्रेजेंट करना, उसको जो भी लाइफ के गोल है उसको रियलाइज करवाना। तो फ्रेंड्स, ये मैंने अपने और से ये ट्राई किया था आपको फाइनेंशियल प्लानिंग बताने के लिए। तो मेरे जो भी फाइनेंशियल कंसल्टेंट भाई बंधु हो, मुझे यकीन है कि उनको ये प्रेजेंटेशन पसंद आया होगा, और अगर कोई कस्टमर या प्रोस्पेक्ट देख रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी चाहिए और उनको भी ये पसंद आया होगा। तो इतना बताते हुए मैं यहाँ पे अपनी ये स्पीच को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद फ्रेंड्स।